Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about the objective MCQ type questions asked in the departments of atomic energy, junior purchase assistant and junior shopkeepers, storekeepers exam. Okay, so let's discuss the next set of this particular exam questions. So I have already told you it is a 200 marks exam and time duration is for 120 minutes. There are 5 sections. In last video I have already covered one of the section which deals with the general intelligence and reasoning in science. Okay, it is a part B1. Now we are going to discuss about part D, which inculcate the जनरल नॉलेज इन इट. ओके, सो सामान्य ज्ञान का ये सेकंड सेट है हमारा. इसमें 40 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121. मोहम्मद बिन तुगलक चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी बिकॉज ही वांटेड टू. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में बदल दी क्योंकि वो क्या चाहता था. ओके, तो ये चार ऑप्शन दिए, उसमें से सही जवाब आपको चुनना है. तो वो क्या चाहता था कि एस्केप फ्रॉम मुगल इन्वेजन. ओके, तो आपको पता होगा कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली में राज करता था. दिल्ली भारत का केंद्र बिंदु था, भारत में जो भी सत्ता है उसका केंद्र बिंदु था और मुगल इन्वेजन का खतरा दिल्ली पे मंडरा रहा था. तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से उसके साम्राज्य की राजधानी दक्षिण में देवगिरी में शिफ्ट कर दी. देवगिरी कहाँ पे है? आज का जो औरंगाबाद है. ओके, वहाँ पे आपको देवगिरी मिलेगा महाराष्ट्र में, जिसे संभाजीनगर भी कहा जाता है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. टू एस्केप फ्रॉम मुगल्स इन्वेजन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. ओके, मुगलों के आक्रमण से बचना ये उसका प्राथमिक उद्देश्य था, अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में बदलने का. क्वेश्चन नंबर 122. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन. भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था. ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 123. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट. दिस मीन्स दैट. तो जो भारत का संविधान है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य उसने घोषित किया है, इसका अर्थ क्या है? तो ये अलग अलग पर्याय है, इसमें से आप देख सकते हो ये जो सी पर्याय ये सही पर्याय है. द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस. इसका मतलब क्या है कि राज्य धर्म को नागरिकों के निजी संबंध के रूप में मानता है और इसके आधार पर कोई भी किसी भी नागरिक के बीच में कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगा. तो ये भारत का सेक्युलरिज्म का मॉडल है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. उसके बाद 124 क्वेश्चन. हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है. ओके, क्वेश्चन नंबर 125. विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको नियुक्त करता है हमारे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं. जो भी हमारे सेनाध्यक्ष होते हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इनको भी प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं हमारे राष्ट्रपति. लेकिन लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जिसे स्पीकर ऑफ लोकसभा बोला जाता है, उनको राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करते. ये आपको याद रखना है. जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही एक स्पीकर चुना जाता है. ओके, तो ये आपको याद रखना है. हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. जो भी राज्यसभा होती है, आपको पता है कि हमारी जो संसद है उसमें दो हाउस है. एक है लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, अपर हाउस मीन्स राज्यसभा. तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति. ही इज एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ओके, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? फिर उपराष्ट्रपति. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजाइन बिफोर फेसिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन लोकसभा. निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने लोकसभा में अविश्वास मतदान का सामना करने से पहले इस्तीफा दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चौधरी चरण सिंह. इनको किसानों का नेता भी कहा जाता है और इनका जो जन्मदिन होता है किसान दिन के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए. ओके, सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 127. लेट्स मूव टू 128. इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय. महंगाई क्यों बढ़ती है? देखो, मुद्रास्फीति भी बोलते हैं इसे. मुद्रास्फीति किस कारण होती है? मुद्रास्फीति मतलब क्या? आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है लेकिन उस पैसे को वैल्यू ही नहीं है, उसे मुद्रास्फीति बोलते हैं. ओके, सपोज जो कोई कोई भी चीज़ है, सपोज एप्पल्स है, आप
5 साल पहले उसको 40 रुपए में खरीदते थे, 40 रुपए पर केजी में। 5 साल के बाद अभी 100 रुपए पर केजी हो गए। तो ये जो हो गया, मतलब एप्पल की क्वांटिटी तो उतनी रही, लेकिन उसका जो दाम है वो बढ़ गया। मुद्रास्फीति, जो भी करेंसी हमारी, उसका डिवैल्यूएशन हो गया है। ओके। और उस उतनी चीज, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने के लिए हमें और ज्यादा पैसे लगने लगे, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ये क्यों होता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। अगर मार्केट में मनी सप्लाई या धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है तो इन्फ्लेशन होता है या मुद्रास्फीति होती है। तो ये आपको याद रखना है। बेसिक इकोनॉमिक्स से ज़्यादा कोई ट्रिकी नहीं है। अगर आपने 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ी है, या 11th 12th का इकोनॉमिक्स का बुक आपने पढ़ा होगा, तो आपको ये आंसर इजीली मिल जाएगा। नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं जैसा बता रहा हूँ आप बस याद रखिए। ओके। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? अभी देखो, कोरोना के पीरियड में क्या हुआ, सरकार ने बहुत सारा कैपिटल या बहुत सारे पैसे मार्केट में डाले। बहुत सारे लोगों के अकाउंट पे कुछ थोड़े बहुत पैसे आए। किसानों को उन्होंने वो 6-6 हज़ार रुपये बांटे, साल में 6 हज़ार रुपये वो देते। बहुत सारे लोगों को अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम के तहत पैसे मिलते, या गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करती है, राइट। उसके वजह से मार्केट में पैसा आता है। या जो रेपो रेट वगैरह है वो आरबीआई कम कर देती है, तो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा कैपिटल या बहुत ज़्यादा पैसा आता है, मनी सप्लाई बढ़ता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ता है लेकिन चीज़ें उतनी ही है, तो क्या होगा? उस उतनी चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा पैसे पे करेंगे खरीदने के लिए, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज अ बेसिक रीजन फॉर इन्फ्लेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 129। एफडीआई रेफर्स टू, एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा है, उसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। उसके बाद है हु फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके। भारत की मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मतलब ये रेपो रेट वगैरह, जो भी एसएलआर सीआरआर होता है ना, तो इसको कम ज़्यादा करने का काम कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद है 131 क्वेश्चन नंबर। उसमें क्या पूछा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल नदी है। अफ्रीका में इसका पूरा आप प्रवाह देख सकते हो। तो सेंट्रल अफ्रीका में उसका ओरिजिन है, और मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में जाके गिरती है। विश्व की सबसे लंबी नदी के नाम से ये जानी जाती है। ओके। उसके बाद ये जो लॉन्गेस्ट के जगह पे लार्जेस्ट अगर उन्होंने पूछा होता तो उसका आंसर अमेज़न होता, क्योंकि अमेज़न में उसका जो वाटर वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इट्स बेसिन। ओके। सो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। देन क्वेश्चन नंबर 132। फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज। जो लोहा होता है उसको गैल्वेनाइज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसका आंसर है यहाँ पे जिंक। ओके। तो जिंक को यूज किया जाता है गैल्वेनाइजिंग के लिए। देन G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस। ओके। G15 किन का एक आर्थिक समूह है? ओके। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकंड वर्ल्ड नेशन, थर्ड वर्ल्ड नेशन, ये क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। तो जो भी ओल्ड डेमोक्रेसीज है, या जो भी बहुत पहले जिन देशों को स्वतंत्रता मिली है, या जो बहुत एक प्रबल देश है, उनको फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस बोलते हैं। जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, दे आर द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज मतलब क्या? उनके अपोज में खड़े रहने वाले, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज थे, रशिया, उसके बाद जो भी सोवियत ब्लॉक के जो भी मेंबर स्टेट थे, उनको सेकंड वर्ल्ड नेशन बोलते हैं। ओके। कोल्ड वॉर चल रहा था ना, एक कैपिटलिस्ट ग्रुप था, एक कम्युनिस्ट ग्रुप था। तो कैपिटलिस्ट ग्रुप वाले जो है उनको फर्स्ट वर्ल्ड कहते, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन। कम्युनिस्ट नेशंस को सेकंड वर्ल्ड नेशन कहते। और जो बाद में आज़ाद हुए 20वीं शताब्दी में, जैसे भारत है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिनको 20वीं शताब्दी में आज़ादी मिली, तो उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है G15 ग्रुप। ओके। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लार्जेस्ट एयर पोल्यूटेंट है। ओके। उसके बाद है द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। सो इट इज डिस्कवर्ड इन 1921। 1921 में उसकी खोज की गई थी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत का व्याकरण लिखा? तो पाणिनि ने लिखा। उनका एक अष्टाध्यायी नाम का बुक आता है, उसमें संस्कृत व्याकरण के ऊपर सविस्तर उन्होंने चर्चा की है। इन विच लैंग्वेज द श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली रिटन। तो संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है। फैदोमीटर इज यूज टू मेजर व्हाट। तो ये फैदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो समुद्र की गहराई, ओशन डेप्थ नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आर्यभट्टा एंड वराहमिहिर बिलोंग्स टू विच एज। ओके। तो आर्यभट्टा और वराहमिहिर ये बहुत प्रसिद्ध गणित तज्ञ फिलोसोफर है हमारे देश के। तो ये कौन से युग में थे?
कौन सा युग से उनका संबंध जोड़ा जाता है? तो गुप्ता एज जो था, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का सुवर्ण युग भी बोला जाता है जब गुप्ता डायनेस्टी का राज था। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्ता। हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ अलजेब्रा? तो जो हमारा बीजगणित है उसमें किस पर्टिकुलर ये गणित तज्ञ हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है? तो उसका आंसर है भास्करा। भास्कराचार्य जो थे, उनके बहुत सारे अलजेब्रा के अलग अलग सिद्धांत फेमस है। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है बीजगणित को डेवलप करने में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट? एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट निम्नलिखित में से किसका उपयोग करती है? तो हमारे घर में हम जो टीवी रिमोट यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में एक सवाल है। तो एक्चुअली इसका जो आंसर है वो इंफ्रारेड रेज है। मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे इंफ्रारेड रेज ही मिला। तो इंफ्रारेड रेज जो है वो एक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि जस्ट विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद आता है। तो किसी जगह पे उसको लाइट वेव भी कहा गया है, किसी जगह पे उसको रेडियो वेव भी कहा गया है। सो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बिकॉज all these waves they comes under electromagnetic spectrum except sound waves. Okay, ये light waves, microwaves और radio waves, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंडर ये अलग अलग स्पेक्ट्रम आते हैं इनके। लेकिन जो सही आंसर है इसका वो है इंफ्रारेड रेज। और इंफ्रारेड रेज अगर हम कंसिडर करते हैं तो सूरज की रोशनी जो होती है उसमें भी इंफ्रारेड रेज हमें मिलते हैं। तो इसलिए मेरी तरफ से मैंने ये आंसर टिक किया है, लाइट वेव्स। लेकिन देखते हैं फिर भी जो फाइनल आंसर की आती है उसमें क्या होता है। ओके, डेसिबल इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी? तो डेसिबल मतलब किस लिए हम यूज करते हैं? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वी यूज द यूनिट डेसिबल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन व्हाट हैपेंस? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम तक यात्रा करती है तो क्या होता है? सो इट स्पीड अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सपोज ये कोई ऐसा नॉर्मल हमने डाला, ओके, तो ये सपोज यहाँ पे ऐसा पानी है और लाइट हम ऐसा पास कर रहे हैं सपोज, ओके, इस तरीके से। तो जब ये लाइट ये वाटर सरफेस को क्रॉस करेगी तो ये इस तरीके से डिवेट होगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उसका स्पीड बढ़ेगा और अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो डिवेट होगी। एक्चुअली उसने कैसे जाना चाहिए था? कुछ इस तरीके से उसने जाना चाहिए था, राइट? इस तरीके से जाना चाहिए था ऐसा, ओके, लेकिन वो जा रही है इस तरीके से। सो दैट इज द डिफरेंस, ओके। Hence, option number A is the correct answer for this particular question. Then, question number 144. A water tank appears shallower than it is viewed from the top due to which of the following phenomena? तो रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन जिसे हम बोलते हैं, उसके वजह से पानी की ऊपर से देखने जाने पर उसकी जो उथली है वो दिखाई देती है। उथली मतलब उसकी डेप्थ कम दिखाई देती है, ओके। तो ये उसके पीछे एक का रीज़न है। Next question. When an ebonite rod is rubbed with fur, the charge acquired by fur is which of the following? एक एबोनाइट रॉड को फर के ऊपर अगर रगड़ा जाता है तो फर द्वारा अधिग्रहित चार्ज कौन सा होता है? तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है फर में, और एबोनाइट में निगेटिव चार्ज आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर व्हेन इट इज कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग? ओके, तो गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है? ओके, तो ये देखो, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें जोड़ना पड़ता है, समानांतर में कम प्रतिरोध हमें जोड़ना पड़ता है, तब जाके गैल्वेनोमीटर हम एमीटर में परावर्तित कर सकते हैं। तो ये जो लो रेजिस्टेंस होता है उसे शंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ओके। इसका एक फॉर्मूला भी है शंट रेजिस्टेंस का, जिन लोगों ने 12th साइंस पढ़ा है, 11th 12th साइंस, उनको पता होगा। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टंगस्टन से बनाया जाता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीबी विच कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? ओके, तो जो भी शॉर्ट सर्किट के मामले होते हैं, बिजली की सप्लाई को कट करने वाला जो एमसीबी होता है वो किस पर काम करता है? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये काम करता है। करंट का ताप प्रभाव जिसे हिंदी में बोलते हैं, ओके, करंट का ताप प्रभाव या हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब करंट की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा
हीट डेवलप होती है और उस हीट डेवलप होने की वजह से उसमें जो वायर होता है वो ब्रेक होता है, सर्किट ब्रेक होता है। उसके वजह से अगर ज़्यादा वोल्टेज आता है तो आपका शॉर्ट सर्किट होता नहीं है। अगर आपने ये एमसीबी लगाया नहीं है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एमसीबी अच्छे से काम कर रहा है तो क्या होता है, अगर वो वोल्टेज वगैरह बढ़ता है तो हीट बढ़ने की वजह से वो जो वायर होता है वो सर्किट ब्रेक कर देता है। उसमें जो मेटल का वायर होता है वो पिघल जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है वहाँ पे, और आपका जो पूरा सिस्टम है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक सेफ रखता है वो, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। सो इट वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग। देन नेक्स्ट वन, ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट। ट्रांसफार्मर का जो उपकरण है वो क्या बदलने का काम करता है? सो ये करता है लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एसी। इसका उल्टा भी करता है, हाई वोल्टेज एसी होगा तो उसको लो वोल्टेज एसी में भी करता है, तो ये आपको याद रखना है। इसे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। स्टेप अप मतलब क्या, अगर लो वोल्टेज एसी करंट है उसको हाई वोल्टेज एसी करंट में वो कन्वर्ट करता है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर हाई एसी में से लो एसी में करता है तो उसे स्टेप डाउन बोलते हैं। ओके, तो स्टेप अप की जरूरत कहाँ पड़ती है? सपोज कोई एक पावर प्लांट है, पावर प्लांट में से किसी रेसिडेंशियल एरिया को अगर हमें बिजली पहुंचानी है तो उसे स्टेप अप किया जाता है, और रेसिडेंशियल एरिया तक आने के बाद वो बिजली जो घरों-घरों में पहुँचानी है, तो घर में तो इतना ज़्यादा वोल्टेज वाली बिजली हमें लगती नहीं है, तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ता है फिर से। तो इसके लिए ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जो आपके घर के आजू-बाजू में आपको दिखेगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, और जो पावर प्लांट है या कोई बड़ा-सा एक इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक जंक्शन है, तो वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर मिलेगा। ओके, तो ये डिफरेंस याद रखो। न्यूक्लियॉन इज़ अ कॉमन नेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? न्यूक्लियॉन किसे बोला जाता है? ओके, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को एक संयुक्तिक हमें ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, संयुक्तिक रूप से हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, न्यूक्लियन बोला जाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ओके, उसके बाद है फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर एलम इज यूज। ओके, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? फिटकरी ऐसा क्या काम करती है ताकि हम ये उसका यूज़ करते हैं? तो फिटकरी मतलब इसे बहुत सारे रीजन में तुरटी बोला जाता है, देखो। तो क्या है उसका एक एप्लीकेशन है वो देखते हैं। मिट्टी के कणों को जमाव के लिए, कणों के जमाव के लिए मतलब क्या, फॉर कोएगुलेशन ऑफ मड पार्टिकल, जो भी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं पानी में मिट्टी के, तो उनको कोएगुलेट करती है, एक जगह पे स्थिर करती है ये फिटकरी, इसलिए उसका यूज किया जाता है फॉर प्यूरिफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर। तो क्या होता है, जितना भी एक टर्बिड वाटर होता है वो टर्बिड नहीं दिखता है, वो पूरा क्रिस्टल क्लियर दिखता है, और जितना भी टर्बिडिटी होती है वो पूरे वो जो पानी का तल होता है वहाँ पे जमा हो जाती है। सो ये एलम का एक यूज़ है। जिलेटेनियस प्रेसिपिटेट वो फॉर्म करता है। जिलेटेनियस मतलब ऐसा थोड़ा सा चिपचिपा होता है, वो मड का एक ग्लू जैसा बनता है। अगर आप बहुत दिन वो फिटकरी यूज़ करते हैं किसी एक वेसल में, तो देखना एक एक हफ्ते बाद उस वेसल के नीचे जो भी मड जमा होता है वो ऐसा जिलेटेनियस प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको दिखेगा। ओके, सो ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि कई एग्जाम में आपको थोड़ा एक कोएगुलेशन वगैरह वर्ड ना देके जिलेटेनियस प्रेसिपिटेट वर्ड देते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 152, फॉर सीइंग object at the surface of water from submarine underwater, the instrument used is known as which of the following? So पेरिस्कोप उसे बोला जाता है। किसी पनडुब पानी के नीचे किसी पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाना उपकरण कौन सा है? तो पेरिस्कोप है। इसका कंस्ट्रक्शन मैं शॉर्टली बताता हूँ आपको। जो पेरिस्कोप होता है ना, उसमें एक ऐसा मिरर लगाया जाता है, 145 डिग्री 45 डिग्री एंगल पे ऐसा मिरर लगाते हैं, और एक मिरर एक एक्चुअली ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक मिरर ऐसा यहाँ पे लगाया हुआ रहता है। तो और उसका एक एंड पानी के बाहर निकालते हैं, ऐसा एल शेप में रहता है। तो सपोज यहाँ पे कोई, ये सब पानी की सतह है सपोज, इस तरीके से यहाँ पे कोई आपका जहाज है ऐसा। ओके, तो ये जहाज का रिफ्लेक्शन इस आईने में आता है, इस आईने में से यहाँ पे आता है, और यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ रहता है, जहाँ से वो जहाज में बैठा व्यक्ति देख सकता है, सॉरी जहाज में नहीं, पनडुब्बी में बैठा व्यक्ति देख सकता है कि पानी के सतह पे क्या है। ओके, तो इस तरीके का ये 45 डिग्री एंगल पे सेट किए दो मिरर्स होते हैं, अ, उसके वजह से पेरिस्कोप काम करता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस सन advanced sunrise and delayed sunset found in the sky due to which of the following phenomena? ओके, तो ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट।
आकाश में पाए जाने वाला उन्नत सूर्योदय और देरी से सूर्य अस्त किस घटना के कारण होता है? ओके, तो सूर्य के अपवर्तन के कारण ये होता है। ओके, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम की दिशा से पूर्व की दिशा की तरफ ये घूमती है अपनी अर्थ। ओके, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग? द आंसर इज पैसिफिक ओशन। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशन कहा जाता है, क्योंकि जो मरियाना ट्रेंच है जिसकी जो भी डेप्थ है वो कम से कम 1100 मीटर की है, 11,000 मीटर की है, मतलब 11 किलोमीटर है। तो इतना डेप्थ वाला ये एक ही ओशन है, पैसिफिक ओशन। विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन इंडिया? तो निम्न में से कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैसों का सेक्टर है जिस जो सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तो ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक इमिशन और इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन जो होता है थर्मल पावर प्लांट से, गैस पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट से, तो उसमें से सबसे ज़्यादा एक ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, जो भी हम गाड़ियाँ, रेलवे वगैरह यूज़ करते हैं उसके वजह से। उसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिट होते हैं, और उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो इस तरीके का ये पूरा है। तो सही आंसर उसका क्या है? विद्युत ऊर्जा उत्पादन की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है इंडिया में। देन नेक्स्ट वन, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी? सो इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ओके, लाइट ईयर में हम क्या नापते हैं? दो ग्रहों के बीच की दूरी, या जो भी हमारे गैलेक्सी में या हमारे यूनिवर्स में जो भी अलग अलग प्लानिटरी बॉडीज होती है उनके बीच की दूरी नापने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल होता है। A passenger is moving in a train, tosses a coin upward, which falls behind him. It implies that the motion of train is which of the following? Whether it is accelerated, whether it is retarded, whether it is along the circular track, or whether it is uniform motion. चलती ट्रेन में एक यात्री ऊपर की तरफ एक सिक्का उछालता है जो कि उसके पीछे गिरता है। इसका अर्थ है कि ट्रेन की गति इनमें से कौन सी है? त्वरित है, रिटार्टेड है, गोलाकार ट्रैक पर है, या एक समान है? तो इसका आंसर होगा एक्सेलरेटेड। अगर आप भी देखो, किसी गाड़ी में आप बैठे हो, आपके हाथ में कोई चीज़ है या आप भी बैठे हो, तो गाड़ी ने अगर एक्सेलरेट हुई गाड़ी, उसको आपने एक्सेलरेट किया तो आप पीछे की तरफ धकेले जाते हो, राइट? तो ये सेम प्रिंसिपल ये कॉइन पे अप्लाई होता है। अगर हम कॉइन उछालते हैं और तभी गाड़ी एक्सेलरेट होती है, वो कॉइन उसी जगह पे ना आते हुए हमारे पीछे गिरता है। ओके, कभी अगर आपको मतलब विश्वास नहीं है तो ट्राई करके देख सकते हैं किसी गाड़ी में, ओके, या ट्रेन में। The temperature at which both Fahrenheit and centigrade scales have same value is which of the following? वह तापमान कितना होता है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों पैमानों का मूल्य समान होता है? ओके, तो ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे ये 400 दिख रहा है लेकिन ये डिग्री का सिंबल है। ओके, सो इट इज़ अ -40 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट पे भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो स्केल होता है वहाँ पे सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट, ये दोनों का तापमान मूल्य जो होता है वो सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 160, इन अ प्रेशर कुकर द कुकिंग इज फास्ट बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रेज बाय इंक्रीज इन प्रेशर इनसाइड द कुकर। ओके, तो पानी का उबलन बिंदु है कुकर के अंदर, वो बढ़े हुए दबाव के कारण बढ़ जाता है, और उसके वजह से जो भी हम कुकर में उबालने के लिए रखते हैं या जो भी फूड उसमें कुक करते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बन जाता है। ओके, सो दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे 40 सवाल यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जो भी जनरल नॉलेज के थे या सामान्य अध्ययन के पूछे गए थे इस जूनियर परचेस असिस्टेंट एग्ज़ाम में। ओके, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा कंडक्ट किया गया था एग्ज़ाम। तो इसके और 3 अलग-अलग सेक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए इस वीडियो सीरीज़ के साथ, और इसी तरह वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।